इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इन मलेशिया। आज की इस वीडियो में हम मलेशिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकती है। हम मुंदरजा झील टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन मलेशिया, मलेशियन कंपनी रिक्वायरमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड, हाउ टू सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट्स, कॉस्ट टू स्टार्ट ऑन बिजनेस। तो तफसील में समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। स्टडी करेंगे या हम जो अब देखेंगे वो सबसे पहले हमारे पास ये था कि यूएस गवर्नमेंट साइट स्टडी। यूएस गवर्नमेंट साइट का मतलब जो उनके ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो क्या क्या अपने सिटीजन को या किसी भी तरह से जो प्रोग्राम्स उनके कंट्री में स्टिल चल रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे पास साइट एलिमेंट्स थे जिनमें हमारे पास बेनिफिट्स आता है, मनी, टैक्सेस वगैरह आते हैं, इमिग्रेशन वगैरह की आती हैं, या फिर हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह आती हैं। बेनिफिट्स देखे जाएंगे। बेनिफिट्स का मतलब होता है कि वो वहाँ पे जो हमारे पास प्रोग्राम्स वहाँ पे जो कंट्री रन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं और जिसके वो किसी ना किसी भी सिटीजन को हेल्प कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट बेनिफिट्स इस तरह देती है कि आपको या तो आपके फूड के लिए पे कर देती है, आपके हाउसिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ पे कर देते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स या लोन्स का मतलब होता है वो आपको फॉर स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन वो आपको ग्रांट्स दे देते हैं, जिसमें वो आपको फ्री मनी तो नहीं कहते, जिसे हम कह सकते हैं कि आपको अप्लाई देते हो, मगर वो आपको किसी भी थोड़ी देर के लिए आपको एज अ एक्सपेंस दे देते हैं आपके एज अ लोन में या ग्रांट्स में। अब गवर्नमेंट लोन बेसिकली होता है कि ये आपका लोन होता है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या मतलब आता है कि जो गवर्नमेंट लोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होती हैं, यानी आप या तो उसके एजुकेशन के लिए पे करते हैं उनके थ्रू, या अपने बिजनेस नीड्स के लिए पे करते हैं। लोन्स बेसिकली डिफर करते हैं ग्रांट से, वो के रिसिप्ट होते हैं आपने रिपे करने होते हैं। बस फूड असिस्टेंस किस तरह दी जाती है? जो हमारे पास यूएस फूड असिस्टेंस देती है वो बस स्नैप के साथ, यानी फूड स्नैप स्टैम्प्स होते हैं, डी स्नैप या डब्ल्यू आई सी फॉर वुमेन्स के लिए, इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस के लिए वो आपको फूड वहाँ पे फूड फ्री फूड दिया जाता है। वहाँ पे अप्लाई फॉर स्कूल मील्स, आप अपने स्कूल मील्स के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको इसमें असिस्ट करेगी। द नेक्स्ट वन आपके पास आके आपको इसमें भी हेल्प करते हैं कि आप अपना या तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, यानी इसमें यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग या अर्बन डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, जो कि आपको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग देने में अलाउ करती है। ये आपको रेंटेड प्रॉपर्टी ऑन करने में तो नहीं मदद देती, लेकिन आपको इतनी मनी दे देते हैं कि आप बिल्डिंग के ऑनर्स को थोड़ी देर के लिए लो इनकम के हिसाब से रेंट कर सकें। फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंशियल एड्स का मतलब है कि ग्रांट्स या स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को या वर्क स्टडी प्रोग्राम्स में, जिसके लिए उनकी फेडरल स्टूडेंट एड एफएसए जिसे हम कहते हैं वो इन्वॉल्व होती है। ये आपके पास बेसिकली फ्री एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनको असेस कर सकें। मनी, ये तो हमारे पास बेनिफिट्स है जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से प्रोग्राम यूएस वहाँ पे रन कर रहा है। अब मनी टैक्सेस के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व क्या होगा? सबसे पहला आता है स्मॉल बिजनेस टैक्सेस, कि बिजनेस के ऊपर टैक्सेस लगते कौन कौन से। अभी जो हमने एसबीए की साइट पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने एक फीचर देखी थी कि हमने कहा था कि ये वाला बिजनेस इस वाले टैक्स को अप्लाई करेगा, ये वाला बिजनेस इस वाले को करेगा। अब वो कौन कौन सी टाइप से एक ही पेज में हम आगे स्टडी करेंगे। बिजनेस टैक्सेस हमने ऑब्वियसली वहाँ पे फेडरल और स्टेट और लोकल टैक्स के हिसाब से हमने वहाँ पे देने पड़ते हैं, और उनके आगे पहले आप ऑब्वियसली एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आपने लेना ही होता है। मोस्ट बिजनेस नीड्स एन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपका फेडरल टैक्स आईडी नंबर भी कहलाता है। ये आपको क्यों ज़रूरत होती है? और ये आपको तब तब ज़रूरत होती है जब आपने किसी भी तरह से स्टेट में, रियल इस्टेट की किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व हो रहा है, या फार्मर्स आ गए, प्लान एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है, या आपने ग्रांटेड ऑन, यानी आईआरएस आपको कर रहे हैं, एग्जाम्ड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस टैक्स रिटर्न वाले, किसी भी तरह की टाइप में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, या आपके पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को आपने पे करना है, तो आपने इस तरह के बिजनेस की नेचर है तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए ही होगा। अब सबसे पहले आपको क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स का मतलब होता है कि आपने वहाँ पे फेडरल टैक्सेस में अपने इनकम जितनी भी अर्न की है या रिसीव की है ड्यूरिंग किसी भी ईयर के, उस ईयर के आपने उसके ऊपर वहाँ पे फाइल करना होता है जी कि मेरा कितनी इनकम टैक्स है, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्सेस पे करने होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स फॉर्म में से अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं, यानी आपको फेडरल टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके ऊपर, तो इसका मतलब है उनके आपने सोशल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करना होता है, मेडिकल केयर टैक्स होती हैं, इनकम फेडरल इनकम टैक्स विद होल्डिंग होती है जो कि वहाँ करते हैं। अगर जिसे हम लोग फ्यूटा कह रहे हैं, यानी फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, ये उन रिसीव करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आफ्टर लूजिंग अ जॉब, यानी उनको ये बेनिफिट दिए जाते हैं अगर वो जॉब को लूज कर जाए। एक्सरसाइज टैक्स होते हैं। एक्सरसाइज टैक्स हमारे बिजनेस के लिए उन मैन्युफैक्चर या सेल प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर लग रहा होता है जिनमें इक्विपमेंट्स के साथ, फैसिलिटीज के साथ डील करना होता है। तो वहाँ पे किस सर्टेन तरह के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं या ऑपरेट करना है आपने, तो वहाँ पे एक्सरसाइज टैक्स को दिया जाता है। इसमें सारे के सारे आईआरएस इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपका रेवेन्यू सिस्टम होता है, उसके हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि आपने फिल करके वहाँ पे फिर अपना टैक्स देना होता है।
प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास नाम से है, प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे टैक्सेबल होता है, यानी इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे कलेक्ट करना है प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम किसी भी बिजनेस जो कमर्शियल रियल एस्टेट लोकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अपना प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी व्हीकल्स पे, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स पे, सारे का सब बिजनेस एसेट जितने भी हैं उनके ऊपर आपका कलेक्ट किया जाएगा। सेल्स टैक्स की बात, स्टेट्स में जो भी सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज होएगा तो उसके लिए आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा टू पे और कलेक्ट सेल टैक्स इन योर स्टेट। हर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह से आपको फॉर्म फिल करके वहाँ पे स्टेट रजिस्टर होना पड़ेगा। किसी भी तरह की एक्सक्लूशन इसमें से हो सकती है, जिस तरह से वो सिर्फ फूड हो गए, क्लोथिंग या मेडिसिन, इसके ऊपर आपका सेल टैक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। स्टेट ऑब्वियसली आपके बिजनेस के ऊपर भी टैक्स वगैरह लगती है, जितना यूज ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप अपने व्हेन सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड, तो आप वहाँ पे ये बेसिकली अप्लाई होता है आपके गुड्स और सर्विसेज जो कि आपने परचेज किए आउटसाइड द स्टेट, या फिर जब अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अगर आप अपना बिजनेस खुद ऑन कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज, मेडिकल टैक्सेस वगैरह आप पे तो करने ही करने हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को 15.3% उसकी रेशियो होती है, यानी ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक 12.4% आपकी सोशल सिक्योरिटीज के लिए, ओल्ड एज सर्वाइवर्स के लिए, और 2.9 आपकी मेडिकेल के लिए, यानी हॉस्पिटल इंश्योरेंस जो आप जिस तरह लेते हैं। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है आपने वहाँ पे फाइल जो होता है वो फॉर्म 1040, और जो कि एसआर का होता है इसे आपने फाइल करना होता है। आपने अगर नेट अर्निंग्स आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिस तरह आप कहते हैं ना चर्च एम्प्लॉयमेंट इनकम होती हैं, अगर आपकी $400 से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे अपने वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं। और चर्च एम्प्लॉयज हैं तो उसके $108 होते हैं। एस्टिमेटेड टैक्सेस का मतलब यही होता है कि जितना आपने वहाँ पे एस्टिमेट किया होता है वहाँ पे डिफाइन तो करना होता है आपने सारा का सारा कि मेरे ये डिविडेंड्स हैं, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर जितना एस्टिमेटेड टैक्सेस होते हैं वो कैलकुलेट करके आपने देने होते हैं। करेंसीज की जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें करेंसीज किस तरह इन्वॉल्व हो रही होती हैं। हमारे पास तो यूएस में पेपर मनी इन्वॉल्व होती है। पेपर मनी की डिनोमिनेशन इस तरह ही है, $1, $10, $5 इस तरह के आता है। अगर आपने किसी भी तरह इसमें ब्यूरो ऑफ इंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग इस्तेमाल कर रहा होता है मैन्युफैक्चर पेपर मनी को, अगर आपने रीडिजाइन मनी करना हो या न्यू प्रिंसेस करना हो तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसे एनहांस किया जा सकता है। जो भी इसमें हम वेब कर रहे हैं जैसे ब्यूरो ऑफ इंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग कहा जाता है कि वो डिफरेंट फीचर्स या प्रिवेंट करता है काउंटर फेटिंग वगैरह से। तो यूनाइटेड स्टेट इशू लॉन्गर इशूज बिल नहीं करते कि आप डिनोमिनेशन कर सकें सच यानी $5, $1000 वगैरह में। कॉइन्स वगैरह होते हैं जिसमें सेवरल डोमिनेशन जिस तरह के 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट्स वगैरह होते हैं। हमारे पास मिंट मैन्युफैक्चरर्स या सर्कुलेटरीज के लिए कॉइन पे किए जाते हैं गुड्स या सर्विसेज के लिए। और म्यूटिलेटेड मनी का तो ये मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई मनी है जो कि एक्सट्रीमली डैमेज है तो उसे रिडीम भी बैक कर देता है। यानी बिल्स जो कि आपने लेस देन या हाफ बिल पे कर दिया है उनको एग्जांपल्स डैमेज पेपर का मतलब है किसी भी तरह का बिल हो जाए या फिर लेस देन या हाफ ऑफ द बिल आपका क्या कहते हैं उसे डैमेज हो गया है, या फिर हमारे पास तो किसी भी तरह डर्टी या टॉर्न बिल्स हैं तो उन्हें बैक से दोबारा से रिडीम कर देगा। लेबर लॉज की जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, लेबर लॉ किस तरह आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इसमें कौन कौन सी फेडरल कंपनीज इन्वॉल्व हो रही थी, उसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन इन्वॉल्व होती है जो कि फेडरल आपको या तो इन्फोर्स करती है और साथ में प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से हो सकती है, रेस, कलर, रिलीजन या किसी भी तरह डिसेबिलिटीज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर किसी वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है उसे अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर ये कमीशन इन्वॉल्व होती है। अब लॉज क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो लॉज इन्वॉल्व होते हैं वो ये थे अमेरिकन में डिसेबिलिटी, ये एडीए जिसे हम लॉ कहते हैं, वो एक्ट ये हमें बता रहा होता है कि वो आपको डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्कर्स जो कि वहाँ पे डिसेबल्ड हों, यानी जो पर्सन ना काम कर सके हों, उनकी उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट वहाँ पे एम्प्लॉय होता है। फिर अगर हम पर सिविल राइट्स वगैरह का एक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं टाइटल 7, तो आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर रहा होता है इन केस आप किसी रेस, कलर या रिलीजन में कर रहे हो। और इक्वल पे एक्ट होता है, यानी हमें इक्वल पे करना है। देयर विल नो बी डिस्क्रिमिनेशन इन अ मैन एंड वुमेन। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटेलिएशन, ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे रिटेलिएट करेंगे किसी भी तरह से, विद इन कंपनी में रिटेलिएट करेंगे किसी भी तरह से, तो आपको वहाँ पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए भी ईओसी लॉ प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यानी अगर आप किसी भी आपने विटनेस के लिए फाइल किया है ईओसी में, या आपने अपने मैनेजर या किसी भी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या हरेसमेंट के ऊपर फाइल किया, तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। एफएमएलए का मतलब ये है कि फैमिली और मेडिकल लीव, यानी अगर आपको मेडिकल लीव या फैमिली लीव चाहिए होती हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी मतलब सिनेरियोज होता है जिसमें आपको लीव दी जाएंगी। यानी अगर तो आप इलनेस हैं या कैरिंग का, यानी कोई ऐसी सिक फैमिली मेंबर है जिसको क्वालिफाई है, जिसको कैरिंग आपने करना है, जिसका कोई लुकआउट के लिए कोई नहीं है, या बर्थ है, अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड है, तो इसके लिए वो आपको अनपेड लीव वगैरह
दे देते हैं, जो कि मोर देन 50 अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि मोर देन 50 या मोर एम्प्लॉयज हो, तब आपको इस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं। मिनिमम वेज की क्या वहाँ पे वैल्यू होती है कि अगर मिनिमम वेज है तो वो $7.25 पर आवर होना चाहिए। ये उनका वहाँ पे लॉ था, जो कि फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट लॉ के था कि ये मिनिमम वेज लॉ यहाँ से शुरू होता है कि इतनी मिनिमम वेज तो होगी पर आवर के हिसाब से। ओवर टाइम पे इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज अगर ओवर टाइम वर्क करना चाहें तो उन्हें वहाँ पे परमिट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हम फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट के थ्रू ये होता है कि मोर देन 40 आवर्स पर वीक वो वहाँ पे गेट ओवर टाइम अगर पे करना चाहे तो उन्हें इस तरह से एग्जेम्पशन दी जा सकती हैं। सेफ्टी राइट्स में ऑब्वियसली अगर किसी तरह की कंपनी इस तरह की है जिसमें वहाँ पे कंपनी कह लें या फिर ऐसे उनका कोई ना कोई वर्किंग एरिया इस तरह के जहाँ पे सेफ्टी के ऊपर इन्वॉल्व होना होगा, किसी केमिकल के साथ डीलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग किस तरह, तो वहाँ पे सेफ्टी राइट्स प्रोवाइड जाते हैं, यानी या सबसे पहले आप उन्हें ट्रेन करें उस जिस लैंग्वेज में वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की जाए, और अगर उनकी इलनेस या इंजरी वगैरह हो जाए तो वो भी रिपोर्ट की जाए। कंपनसेशन का मतलब आता है जब आप अगर आपका एम्प्लॉयर या वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके ऑब्वियसली उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को आप कवर करें। कंपनसेशन का मतलब है कि फर्दर जो आप अपने एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे होते हैं तो इसमें या तो आप एक तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं, या उनके वो लॉस वेजेस वगैरह को, यानी अगर वो वर्कआउट से वर्क से रिकवरिंग थे, आउट ऑफ रिकवरिंग, तो आप उनके वो भी वेजेस को कवर करें, कंपनसेट आप इस तरह भी कर सकते हैं, या जॉब रिलेटेड किसी भी हालत में किसी की डेथ होगी है तो उसके हिसाब से भी अपने वर्कर्स को डिपेंडेंट बेनिफिट्स दें। ट्रैवल एंड इमिग्रेशन जो मेन चीज़ आती है कि अगर कोई हमारे पास आया और पूछे जी कि मैं वहाँ पे सेट होना चाहता हूँ या किसी भी तरह से मैं वहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो क्या फीसेज अवेलेबल है या कौन कौन से फॉर्म्स मुझे वहाँ पे ऑनलाइन मिलेंगे जिनको मैंने ये करना है। तो अगर कोई भी अडल्ट है, अगर वो फर्स्ट टाइम करना चाहता है किसी भी तरह से वहाँ पे आना चाहता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी ये होगी वो $110 होगी, और एग्जीक्यूशन यानी एक्सेप्टेंस फी वगैरह जो होगी वो $35 तक आती है। यानी आपको पासपोर्ट को पासपोर्ट कार्ड वगैरह इन्वॉल्व होता है, यानी अगर सिंपल अगर सिर्फ ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास आते हैं कि अगर आपने एक पासपोर्ट कार्ड लेना है या पासपोर्ट बुक भी लेनी है या सिंपल सी पासपोर्ट कार्ड वगैरह लेना है, तो किस तरह के फॉर्म्स से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी फीस आपने देनी होगी। इसलिए अडल्ट्स के बारे में थी, मोर देन 16 ईयर्स और अंडर 16 ईयर्स अगर हमारे पास आते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ होती है कि यानी माइनर पासपोर्ट बुक वगैरह इस्तेमाल होता है, और उनकी एप्लीकेशन फीस वगैरह कौन सी होती है वो $80 से $35 के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है कि किसी भी हमें जिस तरह इमिग्रेशन करनी है या फिर हमने पासपोर्ट वगैरह लिए तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे पास ये आता है कि अगर तो आपके पास आपने जब भी अपना डाटा वगैरह वहाँ पे लेके जाना है तो उसमें रिमेंबर करना है कि हमें सबसे पहले अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। अगर आप यूएस सिटीजनशिप में तो उसका एविडेंस जाएगा, फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जाएंगे, साथ में पासपोर्ट, व्हाट इज द पासपोर्ट, फीस वगैरह। शिप यानी अगर आप वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो तब वहाँ का उनका एक टेस्ट होता है जिसे हम नोटराइजेशन कहते हैं। आपने पहले वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है और वहाँ पे उसका टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे आगे फर्दर प्रोसेस के साथ आपको वहाँ पे सिटीजनशिप दे सकते हैं। इसमें का मतलब ये होता है कि अगर आपने सिटीजन बनना है तो थ्रू नोटराइजेशन प्रोसेस बनेंगे। अगर आप नॉन यूएस सिटीजन हैं तो इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे यूनाइटेड एलिजेंस वगैरह वहाँ पे फिर आप ओ करेंगे, जितना ओथ लेते हैं, फिर आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको एज अ यूएस सिटीजन ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हाउ टू एंटर यूएस। अब यूएस में एंटर किस तरह होगा, मेन बात तो आ गई यहाँ पे। ये यूएस में एंटर होने के 2 से 3 तरीके हैं, और हर कुछ कंपनीज कंट्रीज के लिए वो सेपरेट तरीका बताते हैं और कुछ कंट्रीज के लिए वो सेपरेट तरीका बताते हैं। अब हम आगे से वही देखेंगे कि जब भी आपने यूएस स्टेट के अंदर एंटर होता है, ऑब्वियसली एम्बेसीज तो वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ 13 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि मैंने इसके नोट्स में डाली हुई थी, जिनके लिए वो कहते हैं कि आपको सिर्फ उसी वीज़ा वेवर प्रोग्राम चाहिए, इसके अलावा कोई ज़्यादा कोई चीज़ आपको खपने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कुछ और कंट्री कंपनी जो इनके अलावा जो कंट्रीज होंगी उनके लिए वो आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कनाडा से हैं, मेक्सिकन है या बरमूदा है, तो उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ डिफरेंट चाहिए होंगे। अगर आप इनके अलावा कुछ दूसरी कंट्रीज के लिए तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको और चाहिए होंगे। अब हम वही देखेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से यूएस सिटीजन हैं तो ऑब्वियसली आपके पास यूएस का पासपोर्ट, पासपोर्ट कार्ड, इन ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ तो आपके पास इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप कैनेडियन सिटीजन है और अंडर एज 16 है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रूफ करना करेगा, ओरिजिनल फोटो कॉपीज वगैरह, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह शो करवानी पड़ेंगी, जो कि यूएस का लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट आपको अगर वहाँ पे डज नॉट इफेक्ट योर यूएस लॉ परमानेंट एड्रेस। अगर आपके पास अगर कनाडा सिटीजन हैं तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इनहेंस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम कार्ड होना चाहिए, यानी वहाँ पे प्रोग्रामिंग कार्ड दिए जाते हैं जो कि नेक्सस, सेंट्री या फास्ट वगैरह होते हैं।
बरमूडा सिटीजन होते हैं उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई प्रेजेंट वैलिड पासपोर्ट कहना, लेकिन अगर मैक्सिकन सिटीजन है तो इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, उन्हें वहाँ पे अपना पासपोर्ट वीजा तो रिप्रेजेंट करना है, साथ में उन्हें बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ हमारे पास इमिग्रेंट वीजा आ जाते हैं। हमारे पास वहाँ पे फैमिली बेस्ड वीजा भी आ जाते हैं कि हम फैमिली मेंबर्स हैं जो कि यूएस सिटीजन के परमानेंट है तो भी हम सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा है, यानी हम जनरल रिक्वायर्स कर रहे हैं कि जॉब वहाँ पे यूएस एज यूएस एम्प्लॉयर्स, तो हमारे पास ये वीजा भी आ जाते हैं। अब हमारे पास की स्टेप्स, हमें किसी भी इमीडिएट वीजा लेना हो तो हमारे पास की स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले आपके पास वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा जो कि आपकी इमीडिएट पिटेंशन को वहाँ पे रजिस्टर करेगा। वहाँ आपकी पिटेंशन अप्रूव हो जाएगी तो वहाँ पे जो भी वीजा अवेलेबल होगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको कंसुलेट अबॉर्ड में कर दिया जाएगा। तो इसलिए फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपका इंटरव्यू किया जाएगा और देन उसके बाद आपका डिसीजन आपको बताया जाएगा। बिजनेस वीजा वीजा जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी, बिजनेस वीजा के लिए हम बिजनेस के पर्पसेस के लिए वहाँ पे जाना चाहें तो कौन कौन से होते हैं। तो आपको अपने यूएस के विजिट के लिए ब्रीफ प्लानिंग वहाँ पे पहले डिफाइन करनी पड़ती है कि बिजनेस है या टूरिज्म है, और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है विजिटर के ट्रांजिट वीजा में, जो कि हमारे पास ये होता है कि आप सबसे पहले अपना कंट्री पार्टिसिपेंट यानी यूएस वीजा वेवर प्रोग्राम को चेक करते हैं, जो कि अगर आपकी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो फिर आप वहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीजा की तरफ विजिट करते हैं। तो हमारे पास प्रोसेसेस क्या होते हैं कि मोस्ट बिजनेसेस जो होते हैं, जो टूरिज्म ट्रेवल्स होते हैं, वो B1 या B2 विजिटर वीजास लेते हैं। ये फॉर्म्स होते हैं जो हमें वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। B1 जो होते हैं वीजा क्लासिफिकेशन होती है यानी बिजनेस ट्रेवल्स के लिए, जो कि बिजनेस एज कंसल्ट करे होते हैं, बिजनेस एसोसिएट या कॉन्फ्रेंस या सेटल्स या स्टेट्स के साथ हम उन्होंने डील करना होता है। B2 जो वीजा क्लासिफिकेशन होती है वो टूरिस्ट के लिए होती है, यानी वोकेशन वगैरह के लिए, यानी कि पीपल कमिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या सोशल इवेंट्स के लिए इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ट्रांजिट वीजा हमारे पास लेस कॉमन होते हैं। ट्रांजिट वीजा जो ट्रांजिट सी वीजा जो होता है वो हमें क्लासीफाई करा जाता है कि फॉरेन नेशनल ट्रेवल्स थ्रू द यूएस टू अनदर कंट्री, यानी आपने वहाँ थ्रू द यूएस टू अनदर कंट्री ट्रांजिट ट्रेवल करना होता है तो आपको ट्रांजिट सी होता है। अगर आपके पास ट्रांजिट C1D या C1D वीजा होते हैं वो उन क्रू मेंबर्स के लिए होते हैं जो कि सी के थ्रू वहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस के थ्रू वहाँ पे यूएस में ट्रेवल करना चाहे तो ये वाले स्टेप्स ये वाले वीजा वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। थर्ड है अप्लाई फॉर वीजा। जब आपने वहाँ पे नेचर अपनी डिसाइड कर ली तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब आपने वीजा अप्लाई करना है तो यूएस एम्बेसी के साथ आप कंसल्ट करते हैं। आप वहाँ पे अपना DS-160 फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और फिर अपना फोटो होता है, वीजा एप्लीकेबल फीस होते हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यू अपना स्केड्यूल करते हैं। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।